औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे फीडबैक दीजिएगा, आपको मेरी आवाज़, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? जी प्लीज़ बताइएगा। ऑल ओके? अच्छा, ठीक है। मुझे ये भी बता दें कि आपको स्क्रीन के ऊपर वन नोट खुला हुआ नजर आ रहा है? चले, बेहतरीन हो गया। सर जी, आज हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझना है, सीखना है। और इसमें से एक टॉपिक तो पुराना है, ये तो काफी टाइम से सिलेबस का पार्ट बना हुआ है, जो कि है कैट्स। मगर इसके साथ हम लोगों ने जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है विच इज डाटा एनालिटिक्स, ये रिसेंटली आई के अपने सिलेबस में ऐड किया है। और काफी चांसेस हैं कि ये अपकमिंग एग्जाम में टेस्ट हो सकता है 5 7 10 नंबर तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कैट के ऊपर बातचीत करनी है। चलिए जी, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज टाइम हमारे पास वैसे ही शॉर्ट है। जी, स्प्रिंग में आया था, मगर उसने टेस्ट नहीं किया था, तो अब टेस्ट करने के उसके पास बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। और रिसेंटली अगर मैं सी फैप का पेपर भी देखूं उठा के ना, तो उसमें उसने इस तरह का सवाल बना के पूछा है। तो देयर इज अ हाई रिस्क कि ये आपकी अटेम्प्ट में आ सकता है। तो अगर आप इसको आज अच्छे से समझ लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा इसको रिवाइज भी करना होगा, बस अगर आज का लेक्चर आप मेरे नाम कर दें प्रॉपरली। तो जी, कैट क्या होते हैं, पहले कैट के ऊपर बात कर लेते हैं। कैट को हम प्यार से कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कैट को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? कैट को हम लोग प्यार से कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि ऑडिटर कंप्यूटर की हेल्प से ऑडिट एविडेंस हासिल करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं साथ साथ, तो जो आपका ऑडिटर है वो एविडेंस हासिल कर रहा है, आपका ऑडिटर एविडेंस हासिल कर रहा है बाय यूजिंग कंप्यूटर, बाय यूजिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की मदद से एविडेंस को हासिल किया जा रहा है, कंप्यूटर की मदद से एविडेंस को हासिल किया जा रहा है। पहले क्या होता था? पहले ऑडिटर फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को देखा करता था, उनसे ऑडिट करता था। बट अब कंपनीज कंप्यूटर सिस्टम्स यूज करती हैं, इसलिए ऑडिटर को भी कंप्यूटर्स यूज करना पड़ता है अपने ऑडिट के लिए। तो कैट्स की जरूरत क्यों पेश आई एक ऑडिटर को? कैट्स की जरूरत क्यों पेश आई? जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि नॉर्मली दो तरह के मेन मसले होते हैं सिस्टम्स के अंदर। दो तरह के मेन मसले होते हैं सिस्टम्स के अंदर। टू टाइप्स of main issues, two types of main issues। सर जी, ये दो इश्यूज कौन से होते हैं? नंबर वन, ऑडिट ट्रेल नहीं मिलती। ऑडिट ट्रेल नहीं मिलती, पहला इशू। दूसरा इशू ये है कि प्रोसेसिंग इनविजिबल होती है, इनविजिबल प्रोसेसिंग होती है। तो ये दो तरह के मेन इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, दो तरह के मेन इश्यूज हमें नजर आते हैं। नंबर वन, ऑडिट ट्रेल, और दूसरा इनविजिबल प्रोसेसिंग। अब ऑडिट ट्रेल नहीं मिलती, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि पूरा जो फ्लो है ऑफ ट्रांजैक्शंस उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी कि देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ एंटायर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, उड़ा दिया। आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, सब कुछ कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हुआ, कागज पर कोई एविडेंस आया ही नहीं, कागज पे कोई एविडेंस आया ही नहीं। अब चूंकि कागज पे कोई एविडेंस नहीं आया, तो मेरे पास फिजिकली तो कोई ऑडिट ट्रेल मौजूद ही नहीं।
और जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है उस ऑर्डर की, वो कहाँ पे हो रही है? वो इनविजिबल हो रही है। जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो सिस्टम के अंदर हो रही है, सिस्टम के अंदर तमाम तर कैलकुलेशंस हो रही हैं। सिस्टम के अंदर तमाम तर क्या हो रही हैं? कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ही, सिस्टम के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। ऑडिटर बेचारे को नजर ही नहीं आता कि सिस्टम में कौन सी कैलकुलेशन हो रही है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो इन तमाम चीजों से लड़ने के लिए ऑडिटर क्या करता है? वो कैट्स लेके ऑडिटर क्या करता है? वो कैट्स लेके आता है। अब कैट्स की दो फेमस टाइप्स हैं। कैट्स की दो फेमस टाइप्स हैं। पहली किस्म है टेस्ट डाटा। पहली किस्म है टेस्ट डाटा। और दूसरी किस्म है ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट डाटा और दूसरी किस्म है ऑडिट सॉफ्टवेयर। दूसरी किस्म कौन सी है? ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट डाटा हम क्यों यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। यहां तक पहले अपने कॉन्सेप्ट को सीधा कर लें कि क्यों कैट्स को यूज किया जाता है, बैक स्टोरी क्या है, कैट्स की दो फेमस टाइप्स कौन सी हैं, टेस्ट डाटा और दूसरी है ऑडिट सॉफ्टवेयर। यहां तक पहले मुझे कंफर्म करें, आपको बात समझ आ रही कि टेस्ट डाटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर, ये दोनों बातें हमें समझ आती हैं दोस्तों? चले अब कहानी को एक स्टेप आगे लेके चलता हूँ। कहानी को एक स्टेप आगे लेके चलता हूँ। मैं अभी आपको टेस्ट डाटा के बारे में बताता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट टेस्ट डाटा। लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट डाटा। लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का टेस्ट पेपर है। यानी कि ऑडिटर कुछ फेक ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंटर करेगा। ऑडिटर क्या करेगा? कुछ फेक ट्रांजैक्शंस कुछ फेक ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंटर करेगा। सिस्टम में क्या करेगा? एंटर करेगा। और देखेगा कि सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि वो सिस्टम का बेसिकली वॉक थ्रू करा रहा है। सिस्टम का वॉक थ्रू करा रहा है। किसका वॉक थ्रू करा रहा है दोस्तों? सिस्टम का वॉक थ्रू करा रहा है कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि नॉर्मली नॉर्मली रूल होता है। एक रूल हम लोग ये लगाते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एम्प्लॉय की सैलरी कभी भी क्या नहीं हो सकती दोस्तों? नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी कि हम ये कभी भी नहीं लिख सकते कि सैलरी है तुम्हारी -10,000। ऐसा होता है? कभी ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा। बट अगर हम -10,000 सिस्टम में एंटर करें, अगर मैं ये चीज सिस्टम में एंटर करूं और सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर ले, अगर सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर ले अगर सिस्टम इस माइनस की फिगर को एक्सेप्ट कर ले, इसका मतलब है कि सिस्टम का जो कंट्रोल है वो तो वीक है। वो तो वीक है। बट अगर सिस्टम इसको रिजेक्ट कर दे, सिस्टम क्या करे? इसको रिजेक्ट कर दे, एरर दे दे, एरर रिपोर्ट दे दे। सिस्टम इसकी जगह पे क्या दे दे? एक अदद एरर रिपोर्ट जारी कर दे। तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये हुई ना मजे की बात। यहाँ पे कंट्रोल इज वर्किंग। यहाँ पे मेरा कंट्रोल जो है वो ठीक से काम कर रहा है। वो ठीक से काम कर रहा है। तो टेस्ट डाटा किस चीज को वेरीफाई करता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल को। यानी कि मैंने ये डमी ट्रांजैक्शन डाल के ये कंट्रोल टेस्ट किया कि सिस्टम के अंदर क्या उसको पहचान है, कि कहाँ पे पॉजिटिव फिगर आनी और कहाँ पे नेगेटिव फिगर आनी।
अब आप कहेंगे कि सर ये डमी डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं या ये डमी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जो डमी डिपार्टमेंट्स हैं या जो डमी ट्रांजैक्शंस हैं ये, या जो डमी ट्रांजैक्शंस हैं ये क्या होती हैं, इनका यूज क्या है? ये बेसिकली ऑडिटर फेक ट्रांजैक्शंस यूज करता है, फेक डिपार्टमेंट्स बनाता है ताकि असली डेटा को खराब ना किया जा सके। जो हमारा ओरिजिनल डाटा है, क्योंकि हम ओरिजिनल के ऊपर तो टेस्टिंग नहीं ना कर सकते, वो तो कंपनी का डाटा है, उसको तो मैं खराब ही नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। तो ओरिजिनल डाटा को मुझे हमेशा क्या करना पड़ता है, ओरिजिनल को मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। मैं ओरिजिनल डाटा को खराब नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं डमी ट्रांजेक्शन्स क्रिएट करूंगा, डमी डिपार्टमेंट्स बनाऊंगा, जिससे जिससे मैं क्या करूंगा, एक फेक एंट्री सिस्टम में डालूंगा, एक फेक एंट्री सिस्टम में डालूंगा, उसको प्रोसेस करूंगा, देखूंगा कि सिस्टम के कंट्रोल्स उस फेक एंट्री पर लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अगर तो सिस्टम के कंट्रोल्स उस फेक एंट्री पे लग रहे हों तो मैं कहूंगा यस, ओके, वेरी गुड, मुझे रिलायंस आ गई है। ये इनका जो आईटी सिस्टम लगा हुआ ना वो बेहतरीन लगा हुआ है, उसमें मसले वाली बात नहीं है, उसमें कोई भी किसी भी तरह की मसले वाली बात नहीं। दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट डाटा। दिस इज ऑल अबाउट विच डाटा, टेस्ट डाटा। दूसरी चीज जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वो है ऑडिट सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है वो है ऑडिट सॉफ्टवेयर। वो है ऑडिट सॉफ्टवेयर। ऑडिट सॉफ्टवेयर वो क्या है दोस्तों? ऑडिट सॉफ्टवेयर। ऑडिट सॉफ्टवेयर मुझे देख के बताइए किस काम आता था? ये किसका ऑल्टरनेटिव है? सब्सटैंटिव का। किसका है? सब्सटैंटिव का। और सब्सटैंटिव में हम नॉर्मली क्या करते हैं, सब्सटैंटिव के अंदर हम एविडेंस को सर्च करते हैं ना दोस्तों। दोस्तों हम सब्सटैंटिव में नॉर्मली क्या करते हैं, हम सब्सटैंटिव के अंदर एविडेंस को सर्च करते हैं, ऐसा ही करते हैं। हम लोग सब्सटैंटिव में क्या करते हैं, एविडेंस को सर्च करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऑडिटर का सर्च टूल, मैं ये कह सकता हूं कि ये ऑडिटर का क्या है, सर्च टूल। उसका कौन सा टूल है दोस्तों? ये उसका सर्च टूल। ये उसका क्या टूल है? सर्च टूल। क्या मतलब, सुने। फर्स्ट करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कंपनी के पास 50,000 कस्टमर। कंपनी के पास 50,000 कस्टमर्स हैं। अब 50,000 कस्टमर्स के ऊपर ऑडिटर ने लगाने हैं प्रोसीजर्स। मगर वो 50,000 कस्टमर्स का डाटा कहाँ पे है? वो 50,000 कस्टमर्स का जो भी डाटा है, जो भी डाटा है, वो कहाँ पे है? वो सिस्टम के अंदर है। वो कहाँ पे है? वो सिस्टम के अंदर है। अब ऑडिटर बजाते खुद तो सिस्टम में घुस नहीं सकता ना, वो तो इंसान है, वो तो सिस्टम में जंप नहीं कर सकता। तो ऑडिटर इस सॉफ्टवेयर को कमांड देगा। ऑडिटर क्या करेगा? इस सॉफ्टवेयर को कमांड देगा। तो क्या कमांड देगा? कमांड ये दे सकता है कि सब कस्टमर्स देखो जिनका बैलेंस 1 मिलियन से ज्यादा है। कमांड ये दी, फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग। कमांड ये दी है कि हर वो कस्टमर देखो जिसका बैलेंस इज मोर देन 1 मिलियन। बैलेंस इज मोर देन 1 मिलियन। हर वो कस्टमर देखो जिसका बैलेंस 1 मिलियन से क्या है, ज्यादा है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, फौरी तौर पे लिस्ट निकाल के दे देगा। फौरी तौर पे क्या निकाल के दे देगा? लिस्ट निकाल के दे देगा। अब जब ये लिस्ट आ गई ऑडिटर के हाथ में, उसके अपने प्रोसीजर से, देखें ये लिस्ट उसको मैनेजमेंट ने नहीं दी। ये लिस्ट उसको कहां से मिली है? उसके ओन सॉफ्टवेयर ने, अपने सॉफ्टवेयर ने उसको ये लिस्ट निकाल के दी है। उसको ये लिस्ट मैनेजमेंट से नहीं मिली,
क्योंकि जो लिस्ट मुझे मैनेजमेंट से मिलती है ना, मुझे उस पे हमेशा क्या रहता है, डाउट रहता है। किस चीज का डाउट? कि ये लिस्ट कंप्लीट है या नहीं, ये लिस्ट एक्यूरेट है या नहीं। अब चूंकि ये मेरे सॉफ्टवेयर ने मुझे निकाल के दी है, मेरे सॉफ्टवेयर ने मुझे निकाल के दी है, और मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा डिजाइन हुआ हुआ है, इसका मतलब है कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं इस लिस्ट के ऊपर। मैं ज्यादा इस लिस्ट को रिलायबल मानता हूं। मैं ज्यादा क्या करता हूं, इस लिस्ट को रिलायबल मानता हूं। ज्यादा क्या करता हूं, इस लिस्ट को रिलायबल मानता हूं। ज्यादा मैं इसको क्या मानता हूं, रिलायबल मानता हूं। तो अब ये जो लिस्ट आ गई है ना, इस लिस्ट के ऊपर ऑर्डर क्या करेगा, अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। इसके ऊपर वो क्या करेगा दोस्त, अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को यूज करेगा। मुझे बताइए, यहां तक आपको कहानी समझ आ गई? क्या आपको कहानी यहां तक क्लियर हो गई है? अगर हो गई है तो इतना जरा पहले पढ़ लें। मैं आपको निशान लगा के देता हूं। यहां तक आपने रीड करना है, ये यहां तक, यहां तक रीड कर दे। और मुझे बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। यहां तक रीड करके मुझे बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज रीड इट, देन टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। जी मुझे बताइएगा, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी? सर टेस्ट रिव्यू, सर टेस्ट डाटा डिवाइस करते नेट रुक गया था। ठीक है, वो भाई ने बता दिया आपको नीचे। ठीक है, आई गेस यहां तक सबका ओके है ना, कोई डाउट तो नहीं है मजीद? चलूं आगे? शुड आई मूव फॉरवर्ड? शुड आई मूव फॉरवर्ड? कंफर्म कर दें। चले आगे आ जाए, अगली बात करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर आपने बोला कि ऑर्डर ये लिस्ट ग्रेटर देन 1 मिलियन सिस्टम से ऑब्टेन करेगा, या मैनेजमेंट मैनेजमेंट के सिस्टम से? ये सॉफ्टवेयर उसने जाके मैनेजमेंट के सिस्टम में लगा दिया। ये सॉफ्टवेयर उसके सिस्टम में नहीं है, ये उसने मैनेजमेंट के सिस्टम में ऐड कर दिया। ठीक है,
ये अब उसके सिस्टम में नहीं है, ये मैनेजमेंट के सिस्टम का पार्ट है। चलिए आगे। चलो आगे आ जाओ। अगली बात करते हैं दोस्त। आगे हमारे पास आता है कैट्स को यूज करने की कॉस्ट। कैट्स को यूज करने की कॉस्ट। कॉस्ट मींस उसके नुकसान, उसके डिसएडवांटेजेस। नुकसान क्या होते हैं दोस्तों? डिसएडवांटेजेस। तो अब जरा खुद से सोचते हैं, हमने ये याद नहीं करने, हमने ये याद नहीं करने, हमने खुद से सोचना, ठीक है? मुझे बताइए, सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या स्टाफ चाहिए होगा? हाँ कि ना? स्टाफ चाहिए होगा। तो उस स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा। उस स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा। खर्चा, नुकसान, कॉस्ट। हर सॉफ्टवेयर को क्या हम अपडेट करते हैं? हर सॉफ्टवेयर को क्या हम बाद में अपडेट करते हैं? जब आपका सिस्टम चेंज हो तब भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर या तो ऑल्टर ने खुद बनाया होगा या बाहर से ऑफ द शेल्फ परचेज किया होगा। या तो खुद बनवाया होगा या बाहर से परचेज किया होगा। इन एनी केस सॉफ्टवेयर बनाने के भी तो चार्जेस होंगे, प्रोग्राम डेवलपमेंट के भी तो चार्जेस होंगे कि नहीं होंगे? भाई होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। अच्छा, कभी कभी सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा, लैग आ जाता है, अपडेट्स नहीं आती हैं, डेटा स्टोर करना पड़ेगा। अब देखें, ये सारी चीजें आप इसके नुकसान में डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, इसके नुकसान में ऐड कर सकते हैं। ओके हो गया? अगली बात करते हैं नीचे। नीचे एक कॉन्सेप्ट आता है एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी का। एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, यूजेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी। प्यार से हम इसको EAF भी कह देते हैं, एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी, EAF, एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी। ये क्या चक्कर है, सुनिए। मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात क्लियर करता हूँ। एक एग्जांपल आपको देता हूँ उसकी। लेट्स एक बैंक है। बैंक, बैंक में रोज हजारों ट्रांजैक्शन होती हैं। तो ऑडिटर सिस्टम के अंदर क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर लगा देता है, एम्बेड कर देता है। एम्बेड कहते हैं उसका पार्ट बना देता है, उसके साथ लिंक कर देता है, उसके साथ उसको जोड़ देता है। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है, बैंक, ऑडिटर क्या करता है, बैंक के सिस्टम, बैंक के सिस्टम के अंदर, बैंक के सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा देता है। क्या लगा देता है? सॉफ्टवेयर लगा देता है, उसको एम्बेड कर देता है। क्या कर देता है? जोड़ देता है, एम्बेड कर देता है। अब जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी, जिस भी तरह की ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो साथ साथ इस सॉफ्टवेयर में भी रिकॉर्ड हो रहा है। जितना डाटा यहाँ पे आ रहा है वो सारा का सारा डाटा ये सॉफ्टवेयर भी अपने अंदर स्टोर कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसका फायदा ये है कि अगर बैंक वाले कुछ चेंज करते हैं, कुछ चीज मॉडिफाई करते हैं या कुछ भी अगर वो करें, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज लॉग की फाइल में आ जाएगा। आपने याद है पढ़ा था चेंज लॉग क्या होता है? चेंज लॉग याद है? एक लॉग फाइल मेंटेन होती है कि किसने सिस्टम में क्या एंट्री पास की, क्या चीज चेंज की, किस चीज को अपडेट किया, किस चीज को डाउनलोड किया, वो सारी बातें ध्यान में आ रही है ना? तो ऑडिटर क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर को यूज करके वो ऑब्जर्व करता है, वो रिकॉर्ड करता है, वो बाद में चेक कर सकता है कि ट्रांजैक्शंस क्या हुई थी, उसमें क्या रद्दोबदल आया। तो आप यूं समझ लेंगे ये एक जासूस है।
आप यूं समझ लें कि ये क्या है, एक जासूस। जासूस इन अ सेंस कि ये ऑडिटर ने सिस्टम में डाल दिया है। ये ऑडिटर ने क्या किया है, उनके सिस्टम में जाके रखा है, उनके सिस्टम में जाके रखा है। और अब वो वहां से डाटा उठा उठा के रिकॉर्ड रख रहा है, और बाद में ऑडिटर को उठा के दे देगा कि भाई ये पकड़ो। तो ये है एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी। अब अगर आपको 2-3 नंबर के लिए आई क्या पूछ ले कि भाई बताओ व्हाट इज एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी, और मुझे लग रहा है आ जाना इस दफा, तो आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये एक ऑडिट सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाइंट के सिस्टम में लगा दिया जाता है, चाहे टेम्परेरी लगा दें चाहे परमानेंटली लगा दें। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है कि जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रही है उसी टाइम पे वो उसकी प्रोसेसिंग करे। ये डाटा कंटिन्यूअसली प्रोसेस करता है, मास्टर फाइल्स को अपडेट करता रहता है, और और जो भी ट्रांजैक्शन चेंज होती है वो उसका लॉग मेंटेन करता रहता है, उस हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करता रहता है। बाद में ऑडिटर्स को क्या करता है, मॉनिटर करता है, और उसको स्टडी कर सकता है, और उस बेस पे वो क्या हासिल करेगा, वो ऑडिट एविडेंस हासिल करेगा। वो क्या हासिल करेगा दोस्त, वो ऑडिट एविडेंस हासिल करेगा। वो ऑडिट एविडेंस हासिल करेगा। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन से सिस्टम्स के लिए ज्यादा यूजफुल है, किस सिचुएशन के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है, किस तरह की सिचुएशंस के लिए ये ज्यादा यूजफुल है। रियल टाइम एनवायरनमेंट यानी कि हर वो सिस्टम जो कि ऑनलाइन चल रहा है ना, जैसे दराज हो गया, amazon हो गया, एटीएम नेटवर्क्स हो गए, बैंक हो गए, तो हर वो सिस्टम जो कि आपका ऑनलाइन चल रहा है, मेरी बात समझे, हर वो सिस्टम जो कि आपका क्या चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, जहां पे हर सेकंड में ट्रांजैक्शन हो रही है। जहां पे ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हो रही है, हर एक सेकंड में ट्रांजैक्शन हो रही है, हर सेकंड में कुछ ना कुछ हो रहा है, हर सेकंड में डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास हो रही। अच्छा, जहां पे ऑडिट ट्रेल जहां पे ऑडिट ट्रेल यानी कि ये उन सिस्टम्स के लिए भी फायदेमंद है जहां पे उनकी मैनेजमेंट वीक है। आप जब जाओ मैनेजमेंट से पूछो भाई डाटा, वो कहते हैं सर डाटा तो हमने बनाया ही नहीं, सर डाटा तो हमने रखा ही नहीं, सर डाटा तो अभी बनाने वाला है। फिर उन कंपनियों के लिए भी बहुत अच्छा है जहां पे फ्रॉड का रिस्क बहुत ज्यादा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस कंपनी में फ्रॉड का रिस्क बहुत ज्यादा है, जिस कंपनी में का रिस्क बहुत ज्यादा है, वहां पे आप इस तरह की फैसिलिटी यूज करें, इस तरह का काम यूज करें, ताकि आपको उन डिपेंडेंट ही ना होना पड़े, और आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी पसंद से अपने हिसाब से कंसेकेटिवली डेली बेस के ऊपर ऑडिट करते रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो कंपनियां जो कि ऑनलाइन चलती हैं, वो कंपनियां जहां पे मैनेजमेंट आपको डाटा नहीं देती, या वो कंपनियां जहां पे फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, उन कंपनियों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये एम्बेडेड ऑडिट की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट गाइस? जी, गॉट द पॉइंट। अच्छा जी, अब इसके भी तो कुछ ना कुछ नुकसान होंगे। बिल्कुल है। सबसे पहले, हर सॉफ्टवेयर को उनके सिस्टम के साथ कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। हर सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा, उनके सिस्टम के साथ कंपैटिबल बनाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हर सॉफ्टवेयर को उनके सिस्टम के साथ मुझे सबसे पहले क्या करना है, कंपैटिबिलिटी देखनी है कि कंपैटिबल है या नहीं है। अगर तो कंपैटिबल नहीं है, अगर तो कंपैटिबल नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा सॉफ्टवेयर वहां पे चल ही नहीं सकता। अगर तो कंपैटिबल नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा सॉफ्टवेयर वहां पे चल नहीं सकता। फिर अगर वो कंपैटिबल नहीं है, फिर अगर वो कंपैटिबल नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे नया क्रिएट करना पड़ेगा, मेरी नई कॉस्ट लगेगी। कंपेटेबल है तब भी तो मैंने बनाए है ना, कॉस्ट तो तभी लग रही है, यानी कि महंगा तो वो है।
फिर अगर तो इसको फर्स्ट टाइम लगाना है तो इसकी सेटअप कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर क्लाइंट अपना सिस्टम चेंज कर ले, आपको सॉफ्टवेयर बदलना पड़ जाएगा। अगर क्लाइंट अपना सिस्टम चेंज कर ले तो आपको सॉफ्टवेयर ही बदलना पड़ जाएगा। यस, इसकी मेंटेनेंस भी होनी है। इसकी मेंटेनेंस भी होनी है। तो अगर क्लाइंट का सिस्टम इनकम्प्लीट है, पुराना है, तो इसमें मसले आ सकते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा मसला, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आपके पास आपके क्लाइंट का डाटा आ रहा है सॉफ्ट के अंदर। खुदा ना खास्ता अगर ये डाटा लीक हो जाए, अगर ये डाटा खराब हो जाए, लीक हो जाए, तो फिर जिम्मेदारी किसकी आएगी? कौन पंगे ले रहा है सिस्टम के साथ? लाइबिलिटी किसकी बन जाएगी? हाँ जी, लाइबिलिटी किसकी बन जाएगी? फर्म की बन जाएगी, ऑडिटर की बन जाएगी। अच्छा, फिर एक और मसला भी होता है। या देखो, मुझे बताओ, जब आप सोचो आप एक ऑडिटर हो और आपने जाके क्लाइंट के सिस्टम में एक बग लगा दिया, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया। अब वो सॉफ्टवेयर बैकएंड के ऊपर रन कर रहा है और ऑडिटर की रिलायंस सारी की सारी उस सॉफ्टवेयर से आ रहे डाटा के ऊपर है। ऐसे ही हो रहा है अभी तक। हाँ जी, अभी तक ऐसा ही हो रहा है ना, कि जितने भी रिलायंस हम लोग रख के बैठे हुए हैं वो सारी के सारी उस सॉफ्टवेयर से आ रहे डाटा पे रख के बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर प्लॉट ट्विस्ट हो जाए, जैसे मूवीज में नहीं प्लॉट ट्विस्ट होता, प्लॉट ट्विस्ट, कंपनी जान के वहां पे कंपनी जान के वहां पे प्रॉपर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी है, मगर बैक एंड के ऊपर, क्योंकि ध्यान ऑर्डर का तो उस तो ज्यादा है ना, बैक एंड के ऊपर वो फेक, खराब, झूठी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दी। अब सामने सिस्टम में क्या आ रहा है जी? सब कुछ बहुत अच्छा है। सामने सिस्टम में क्या आ रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। सामने सिस्टम में क्या आ रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। सामने सिस्टम में क्या आ रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। मगर बैकएंड पे क्या हो रहा है? बैकएंड पे क्या हो रहा है? फेक फाइल्स के साथ ऑडिटर जो है वो काम कर रहा है, और एंटिटी ऑटोमेटिकली ऑडिटर से नजरें चुरा के फ्रॉड कर रही है। बात समझ आई? तो ये बैकफायर भी कर सकता है। ये कभी कभी क्या कर सकता है दोस्तों? ये बैकफायर भी कर सकता है। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस, कभी कभी ये बैकफायर भी कर सकता है। कंफर्म कीजिएगा, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, फिर एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद हम लोग ब्रेक करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। ये एक कॉन्सेप्ट है, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। अब इसमें आपने कंप्यूटर में एंटर नहीं होना, आप उसके इर्द गिर्द रह के ऑडिट कर रहे हैं। समझे ये क्या है? समझे ये क्या है? नाम जरा गौर से पढ़े। नाम क्या है? ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? इसमें ऑडिटर कंप्यूटर के अंदर नहीं देखता, इसमें उसके अंदर नहीं जाता। इसमें वो बस ये करता है कि जो इनपुट है, क्या वो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं, ये चीज वेरीफाई करता है। जैसे इनपुट है, फर्ज करें सेल्स। सेल्स है 1 लाख की। सेल्स है 1 लाख की, और उस सेल्स के ऊपर मेरा एक्सपेक्टेड टैक्स बनता है 18% के लिहाज से 18,000। तो क्या आउटपुट में 18,000 आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर तो आ रहा है, ऑर्डर कहता है ओके, वेरी गुड, आई एम ऑल डन। तो ऑर्डर क्या करता है? वो प्रोसेसिंग, बेसिकली जो इनपुट का डाटा है, क्या वो आउटपुट में कन्वर्ट एक्यूरेट प्रोसेसिंग के थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ये चीज वेरीफाई करता है। वो ये चीज वेरीफाई करता है। ये है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। अब इसमें रिस्क ज्यादा है। इसमें रिस्क क्यों ज्यादा है? इसमें ऑडिट रिस्क क्यों ज्यादा है? बिकॉज इफ द एक्चुअल फाइल्स और प्रोग्राम्स आर नॉट टेस्टेड,
there will be no evidence that programs are functioning properly as documented. अगर ऑडिटर ने सॉफ्टवेयर को चेक ही नहीं किया तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं। और दूसरा इसमें रिस्क ज्यादा ये है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं हो सकता है कि एरर उस इनपुट में हो, आउटपुट में ना हो। भाई फर्ज करो मैंने टाइपो कर दिया, मैंने 10,000 टाइप कर दिया, तो जब मैंने टाइप ही गलत कर दिया है तो मुझे बताओ आउटपुट कभी वो दुरुस्त दे सकता है जब मेरी इनपुट ही खराब है? जब इनपुट ही खराब है तो क्या आउटपुट कभी ठीक आ सकती है? हाँ कि ना? तो कभी कभी सिस्टम की गलती नहीं होती, कभी कभी ऑडिटर खुद से खुद से चीजें गलत एंटर कर देता है। इसको हम कहते हैं ह्यूमन एरर। तो जब ह्यूमन एरर होना शुरू हो जाएगा तो फिर आउटपुट कभी भी इनपुट के मुकाबले में एक्यूरेट नहीं आ सकता। डन हो गया जी। अब आप लोगों ने काम करना है, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, साथ पे हम ब्रेक भी कर देते हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं। आपने ये 1.5 सफा अभी पढ़ना है, ताकि जब हम दोबारा मिलें आफ्टर 10 मिनट्स तो फिर हम लोग ये टॉपिक को स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, और अगला आधा पौना घंटा इस पे लगाएंगे। बट अभी आपने 10 मिनट की ब्रेक मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपने नमाज पढ़नी नमाज पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़नी तो फिर आप ये पेज को जरा काइंडली रिवाइज कर लें। ठीक है जी, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट के बाद मिलते हैं।
जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? कंफर्म कीजिएगा प्लीज। ओके। चलो जी, अब आ जाएं हमारे दूसरे एरिया के ऊपर, एंड दैट इज डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, तो जरा आपने प्लीज फोकस करना है। ठीक है, मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, और फिर आपने उसको जरा अच्छे से रीड जरूर करना है। शुरू करते हैं। टॉपिक है डाटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड टूल्स। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये होते क्या है। अच्छा, उन बच्चों के लिए ये बहुत इजी होगा जो बच्चे कैफ 3 पढ़ चुके हैं, या जो कैफ 3 से आगे आ गए हैं, और जो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम इस एरिया को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कैफ 3 के बारे में कुछ नहीं सीखा, ना कुछ पढ़ा, उनका एग्जाम है, तो उनको थोड़ा सा एक नया फ्लेवर मिले। देखें, पहले क्या होता था। पहले जमाने में ऑडिटर क्या करता था, हजार हजार ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने की कोशिश करता था। मैंने वर्ड का यूज किया है, कोशिश करता था। मगर हकीकत में वो सैम्पलिंग पे काम करता था। याद है ना सैम्पलिंग क्या होती है? कि आप एंटायर पॉपुलेशन को वेरीफाई नहीं करते, आप उसमें से एक चंक उठा के वेरीफाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर 1000 ट्रांजैक्शन होती थी, तो शायद वो 200 वेरीफाई कर लेता होगा, 300 वेरीफाई कर लेता होगा। तो अब 1000 थोड़ी ट्रांजैक्शन, अब तो लाखों है। तो कंपनीज के पास अब चूंकि लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं, इसलिए ऑडिटर कंप्यूटर और डाटा एनालिटिक्स टूल्स यूज करते हैं ताकि पूरा ऑडिट जल्दी हो जाए, उसके ऊपर जल्दी काम हो जाए, उसके ऊपर जल्दी एनालिसिस परफॉर्म कर लिए जाए। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको, तो डाटा एनालिटिक्स का मतलब है कंप्यूटर की हेल्प से डाटा को स्कैन करके उसमें से एरर्स को तलाश करना। एम आई क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन गाइस? मैं दोबारा बोलता हूँ, कंप्यूटर की हेल्प से डाटा को स्कैन करके रिस्क और एरर्स ढूंढना। यहां तक मेरे दोस्तों को मेरी बात समझ आती है? अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि वाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई, देखें, आजकल की कंपनियां, मुझे बताएं, वो ज्यादा प्रेफर फिजिकल सेटअप करती हैं कि ऑनलाइन सेटअप करते हैं? खुद ही बता दें। आजकल की कंपनियां ज्यादा काम ऑनलाइन ही कर रही है ना भाई। हम भी तो उस वक्त जो मुलाकात कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। अब अपने घर बैठे हुए हैं, मैं अपने ऑफिस बैठा हूं। आजकल की कंपनियां ज्यादातर रिलाय करती हैं क्लाउड सिस्टम्स पे। ये वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें फिजिकल सर्वर की कॉस्ट नहीं पड़ती आपको। आप डाटा एक शेयर्ड क्लाउड सर्वर पे रखवाते हैं, वहां की कोई मेंटेनेंस आपको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, वहां का कुछ भी ट्रेनिंग का खर्चा बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। सारा डाटा आपने क्लाउड पे रखवा दिया, ना फिजिकल सर्वर की कॉस्ट आपको पड़ी, ना ट्रेनिंग आपने करनी है, ना मेंटेनेंस आपने करनी है, बस थोड़े से पैसे दे के सर्वर लिया। इसी तरह कंपनियां ईआरपी सिस्टम्स यूज कर रही हैं, कंपनियां ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, कंपनियां अपना अपना सिस्टम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रही हैं। अब जब आप अपना सिस्टम, जब आप अपना पूरा प्रोसेस ऑटोमेट करते हैं, तो अब एरर्स और फ्रॉड भी। अब मुझे बताएं, पहले तो जब फिजिकल सिस्टम होता था, तब तो एरर और फ्रॉड तो इंसान करते थे। कंप्यूटर के जमाने में एरर और फ्रॉड अगर करना हो तो मुझे किसको साथ मिलाना पड़ेगा? बताओ, किसको अपने साथ करना पड़ेगा अगर मुझे फ्रॉड करना है तो? इंसान को कि सिस्टम को? मुझे सिस्टम को ही अपने साथ
मिलाना पड़ेगा। कैसे मिला सकता हूँ? कैसे मिला सकता हूँ? मैं सिस्टम में फेक एंट्रियां रिकॉर्ड करनी शुरू कर दूं, सिस्टम को बताऊंगा। मैं अपनी एक्सेस किसी अनऑथराइज्ड बंदे को दे दूं, सिस्टम को तो पता ही नहीं चलेगा कौन एक्सेस कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं खुद बैठ के डाटा मैनिपुलेट करना शुरू कर दूं। मैं गलत अकाउंटिंग कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दूं। तो ऑडिटर को टेक्नोलॉजी से जितना प्यार है, सुने मेरी बात, ऑडिटर को टेक्नोलॉजी से जितना प्यार है, अब उसको चेक करने के लिए भी उसको उतनी ही एफर्ट करनी पड़ेगी। उसको चेक करने के लिए उसको उतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, और वही जो एफर्ट है वो कैसे करेगा? वो करेगा थ्रू डाटा एनालिसिस। वो कैसे करेगा? थ्रू डाटा एनालिसिस। अच्छा, अब जरा मुझे बताएं, अगर मैं डाटा एनालिसिस का टूल यूज कर रहा हूं, तो जहां मैं लाख में से कुछ हजार ट्रांजेक्शन्स को पहले वेरीफाई करता था सैंपल बेसिस पे, डोंट यू थिंक कि विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा एनालिटिक्स टूल मैं लाख की लाख ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकता हूं? डोंट यू थिंक? क्योंकि अब काम मैंने थोड़ी करना है। अब काम मैंने थोड़ी करना है, काम तो सिस्टम ने करना है। काम तो सिस्टम ने करना है, सिस्टम से मैंने काम करवाना है। तो जहां पे पहले मेरी एफर्ट लगती थी, मैं कहता था कि यार ऑडिटर जो है ना वो, आपको पता है, रीजनेबल सी अश्योरेंस दे देता है, जो कि हाई लेवल की नहीं होती। क्यों? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है इसमें टाइम लगता है, इसमें कॉस्ट लगती है, इसमें चीजें होती हैं, इसमें मसले होते हैं, एरर्स होते हैं, इंसान का इंसान शामिल होता है, हम सैम्पलिंग पे काम करते हैं। तो भाई, एआई के आने के बाद, डाटा एनालिसिस के आने के बाद, काहे की रीजनेबल एश्योरेंस? अब तो तुम पूरा का पूरा डाटा वेरीफाई कर सकते हो। अब तुम्हारा ऑडिट नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अब रीजनेबल एश्योरेंस का दौर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। और जो हम कहते थे ना कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, याद रखना, एक टाइम आएगा जब ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना शुरू कर देगा। क्यों? एआई बीच में आ गया है, एआई आपको उड़ा के रख देगा। एआई आप की तस्वीर को, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स को, आपकी हरकतों को ट्रैक करना शुरू कर देगा। हर चीज के अंदर तो अब एआई है। क्यों? एआई के आने से क्या हो रहा है? बेटर रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो रही है। बेटर रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो रही है। मैं रिपीट करता हूं, बेटर रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो रही है। भाई फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज की एम्प्लॉय की सैलरी आ रही है 50,000, 60,000, 55,000, 58,000, एकदम से लिखा आ जाए 5 लाख। शायद अगर मैं इंसान हूं ना, तो मैं उसको स्किप कर दूं। अगर मैं इंसान हूं तो मैं क्या कर दूं? उसको स्किप कर दूं। मगर क्या एआई, क्या डाटा एनालिसिस उसको स्किप करने देगा? या वो फौरी तौर पे उसको हाईलाइट कर देगा कि भाई, ये सीक्वेंस में या ये रेंज में अचानक से ये 5 लाख कैसे आ गया? अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कैसे आ गई? यहां पे रिस्क है, इस चीज को इन्वेस्टिगेट करो। यहां पे रिस्क है, इस चीज को क्या करो? फौरी फौरी इन्वेस्टिगेट करो। यस, ग्राफ में स्पाइक आ जाएगी। ग्राफ में क्या आ जाएगी? बिल्कुल ठीक कहा, स्पाइक आ जाएगी। तो ऑर्डर कहेगा यार, मेरा एआई मुझे कह रहा है ये 5 लाख यहाँ पे स्ट्रेंज ट्रांजैक्शन है, ये इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, लाओ मैं वेरीफाई करूं। अब वो जो 50, 60, 65, 75, 85 की ट्रांजेक्शन आ रही है, वो तो ठीक आ रही है ना। अब तो मुझे वेरीफाई नहीं करनी वो चीज। मुझे वेरीफाई क्या करना है? वो 5 लाख। मेरा काम कम हुआ? हाँ जी, कम हुआ। मुझे सिर्फ और सिर्फ रिस्की एरियाज को टारगेट करना है, और मेरा ऑडिट आहिस्ता आहिस्ता एब्सोल्यूट की तरफ सफर तय करना शुरू कर दिया। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो सब्सटैंटिव बिल्कुल करने पड़ेंगे। देखें, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर का था, बाहर तो आपने काम करना है ना, वो तो सिस्टम के अंदर लगा हुआ। अच्छा, वापस आते हैं। मुझे बताएं, क्या कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन कर सकता है रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस को?
क्या वो स्ट्रीमलाइन कर सकता है रेपिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शंस को? भाई अगर लाख इनवॉइस है तो लाख इनवॉइस को मैन्युअली चेक करना तो बहुत मुश्किल है। मैं क्या करूं, मैं पीडीएफ पकड़ूं, जीपीटी को दूं, उसको बोलूं यार इसमें देखो क्या तुम्हें कोई अनयूजुअल चीज मिल रही है, वो 5 मिनट में मुझे बता देगा। मेरा टाइम बच जाएगा, मेरी मेहनत बच जाएगी, और मिस्टेक्स एज कंपेयर टू ह्यूमन कम होंगी कि ज्यादा होंगी? एज कंपेयर टू ह्यूमन मिस्टेक्स कम होंगी कि ज्यादा होंगी? ऑब्वियसली कम होंगी, ऑब्वियसली कम होंगी। फिर क्या मुझे बेटर इंसाइट्स मिल सकती हैं? भाई देखे, देखे मेरी बात सुन। क्या कंप्यूटर या एआई, मैं वर्ड एआई बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब आपको इससे वाकिफ होना पड़ेगा। एआई क्या सिर्फ एरर्स पकड़ेगा? क्या वो सिर्फ एरर्स मुझे आइडेंटिफाई करके देगा, या मुझे ये भी बताएगा कि एरर क्यों हुआ, कहाँ से आया, किस प्रोसेस में है, किस तरीके से हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्या है, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, कंट्रोल कहाँ पे फेल हुआ, किस तरीके से फेल हुआ? क्या वो मुझे रूट कॉज तलाश करने में हेल्प करेगा? क्या वो मुझे रूट कॉज तलाश करने में हेल्प करेगा, हाँ कि ना? ऑब्वियसली वो मुझे रूट कॉज तलाश करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब है कि जिस स्टेज पे, सुनो जरा, प्लीज लिसन, जिस स्टेज पे ऑडिटर प्लानिंग करता है ना पूरे ऑडिट की, अगर वो उस स्टेज के ऊपर आईसीटी लगाना शुरू कर दे, क्या लगाना शुरू कर दे? आईसीटी। अब वो कहेंगे सर आईसीटी क्या होती है? एनीवन जिसको आईसीटी की फुल फॉर्म पता हो? एनीवन जिसको आईसीटी के फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, आईसीटी क्या होता है? आईसीटी, हाँ जी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, यस। तो अब ऑडिटर क्या करेगा, जिस टाइम पे वो ऑडिट को प्लान कर रहा होगा ना, जिस टाइम पे वो ऑडिट को प्लान कर रहा होगा, उसी स्टेज पे वो ये प्रोसेस चला लेगा। तो इससे कुछ स्टेप्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 सुने, सुने यार, मजाक नहीं। स्टेप 1, क्या उसको की रिस्की एरियाज प्लानिंग पे मिल जाएंगे? प्लानिंग स्टेज के ऊपर ही उसको हाई रिस्की एरियाज ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। उसको पता चल जाएगा कि हर डिपार्टमेंट में कहाँ पे कौन सा रिस्क आ रहा है। प्रोक्योरमेंट में शायद फेक सप्लायर की पेमेंट्स आ रही हो, पेरोल में शायद गोस्ट एम्प्लॉयज को सैलरी देना आ रहा हो। तो स्टेप 1 क्या है, वो की रिस्की एरियाज को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेगा, और ऑडिटर क्या करेगा, आईटी सिस्टम भी उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देगा। अब यहां से कहानी पीछे जाएगी टुवर्ड्स कैट्स। अब जब सिस्टम को पता चल गया है कि यार यहाँ पे तो सेल्स के एरिया में मसला है, परचेज के एरिया में मसला है, तो ऑडिटर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को जाके एम्बेड कर देगा, और हर उस तरह की ट्रांजैक्शन को पकड़ पकड़ के देख रहा होगा कि यार कहाँ मसला आ रहा है, और खुद नहीं देखेगा। जो डाटा वो सॉफ्टवेयर निकाल के देगा, किसको दे देगा? एआई को। तलाश करो, ढूंढो, तलाश करो और ढूंढो। अच्छा, स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2, स्टेप 2 यही है कि ऑडिटर ने अब ये डिसाइड कर लिया ना कि वो ये काम करेगा। स्टेप 2 ये है कि कंप्यूटर से चेक करवाएगा, फेक सेल्स तो नहीं हो रही हैं, डुप्लीकेट पेमेंट्स तो नहीं हो रही हैं, डाटा नेगेटिव में तो नहीं जा रहा, इन्वेंट्री नेगेटिव में तो नहीं जा रही। ये इसका स्टेप 2। अब एक काम करें, अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे अच्छे बच्चों की तरह आप इतना रीड करें, ये इतना, ये सारा रीड करें, और रीड करके मुझे बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको जल्दी से रीड करें, फिर हम अगली बात करते हैं। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जब आप क्लास को एंड करें तो आपको ये चीजें आ गई हो, तो आपको घर जाके रिवाइज ना करना पड़े, अभी पढ़ लें और मुझे कंफर्म करें, फिर हम अगली बात करते हैं।
चलो मैं आपका वेट कर। जी मेरे दोस्तों, मुझे बताइएगा, समझ आ रहा है? चलूँ आगे? आपको मैंने गैप दिया था, ब्रेक दी थी ताकि आप उसको एक दफा पढ़ लें। तो एवरीथिंग ओके? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके सर, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है? अभी तक तो हम लोगों ने डेटा एनालिसिस के फायदों के ऊपर बात कर ली, मगर सवाल ये पैदा होता है, द क्वेश्चन इज दैट, कि ये सारे काम होंगे कैसे? यानी कि सारे कामों का प्रोसेस क्या होगा? किस तरीके से, किस तरीके से डेटा हासिल किया जाएगा?
तो अब यहां पे स्टेप वन आता है कलेक्शन ऑफ डाटा या एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा। स्टेप आता है स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डाटा या एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले ऑडिटर कंपनी के सिस्टम से डाटा निकालता है। सर डाटा कौन कौन से सिस्टम से निकालता है, हमने बखूबी पढ़ रखा है। सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम, कैश एंड बैंक सिस्टम, पेरोल सिस्टम, ईआरपी सिस्टम, जनरल लेजर्स। सर जब डाटा पुल कर दिया जाता है, जब डाटा खींच लिया जाता है, जब डाटा निकाल लिया जाता है, तो अगला स्टेप देखना है कि वो डाटा कंप्लीट है, उसकी एक्यूरेसी है या नहीं है, उसका सोर्स ठीक है या नहीं है। यानी कि अब मुझे डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है, डाटा को साफ करना है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूं कि मुझे ये डाटा वैलिडेट करना है। मुझे क्या करना है, अब ये डाटा वैलिडेट करना है। यानी कि जो भी डुप्लीकेशंस हैं वो खत्म करनी है, जो भी मिसिंग चीजें हैं वो शामिल करनी है, जो भी एरर्स हैं उन एरर्स को फारिग करना है, निकालना है, मुझे डाटा साफ करना है। तो डाटा क्लीनिंग, मिसिंग डाटा, डुप्लीकेट डाटा, रॉन्ग फॉर्मेट पे आ रहा डाटा। फिर इसके बाद डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा को उस काबिल करना है कि वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आ जाए, जैसे एक्सेल में आ जाए या पीडीएफ में आ जाए या सीएसवी में आ जाए, ताकि कंप्यूटर उस तमाम डाटा को वन गो में क्या कर सके, एनालाइज कर सके। तो जब ये काम हो जाता है फिर हमारे पास चार तरह की हमारे पास स्टेजेस आ जाती हैं। इसको मैं प्यार से कहता हूं DDPP। DDPP। DD stands for descriptive and diagnostics, PP stands for predictive and prescriptive। यहाँ पे prescriptive नहीं लिखा हुआ किताब ने, मगर जो चौथा होता है दैट इज प्रेस्क्रिप्टिव। किताब ने उसको एडवांस्ड कह के पुकार दिया है, बट कैफ 3 में ये प्रेस्क्रिप्टिव के नाम से आता है। अब सुना, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वो होता है जहां पे हम कहते हैं व्हाट। क्या कहते हैं? व्हाट। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम लोग व्हाट के ऊपर बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव क्या है? सवाल हुआ क्या, व्हाट हैज हैपेंड। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, व्हाट व्हाट पूछते हैं कि हुआ क्या, मसला क्या है, डाटा में हुआ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो जनवरी की सेल्स है 10 लाख, फेब की सेल्स है 11 लाख, मार्च की 9 लाख, अचानक से अप्रैल की सेल आई 1 करोड़। तो कंप्यूटर बोलेगा यार ये एकदम से अप्रैल में क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया। अप्रैल के अंदर जो ट्रांजैक्शन आ रही है 1 करोड़ की वो सस्पिशियस सी लग रही है। तो ऑडिटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। ये सारे काम को करने के लिए टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं इस एनालिसिस के अंदर? ट्रेंड एनालिसिस यूज होता है और समरी स्टैट्स देखे जाते हैं। ट्रेंड एनालिसिस यूज होता है और समरी स्टैट्स देखे जाते हैं, यानी कि मीन मोड मीडियन निकाले जाते हैं, एवरेजेस निकाली जाती हैं। अगर ऑन एवरेज हमारा बिजली का बिल का खर्चा लाख रुपए है और एक महीना ऐसा है जहां पे 4.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो सिस्टम बोलेगा यार यहाँ पे कुछ अनयूजुअल हो रहा है, यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, अनयूजुअल हो रहा है। ये है व्हाट। जो डायग्नोस्टिक्स है ना, वो उसको वाई में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि डायग्नोस्टिक्स किसकी बात करता है? रीजन की बात करता है। ये किसकी बात करेगा दोस्त? ये रीजन की बात करेगा। डायग्नोस्टिक्स में हम लोग नॉर्मली चलाते हैं रेशियो एनालिसिस। कैसे? कैसे, सुने जरा मेरी बात। मान के चलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर।
पिछले साल था 8 गुना, 8 टाइम्स। इस साल है 2 टाइम्स। क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर। चलिए मैं रुक के पहले आपसे एक सवाल पूछ लूं, ये होता क्या? इन्ना ना हो कि मैं एग्जांपल दे जाऊं और आप सब पकड़ के बैठ जाएंगे सर ये क्या होता है। व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर? एनीवन? 8 टाइम्स से 2 टाइम्स पे आ रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझको? कौन बताएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर कहते हैं दोस्त, आपकी इन्वेंट्री कितने टाइम में बिक रही है, आपकी इन्वेंट्री कितनी स्पीड से बिक रही है। पिछले साल 8 गुनी थी, इस साल कम होके 2 गुना रह गई, यानी कि आपकी इन्वेंट्री मूव आउट नहीं कर रही, आपकी इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर रही। अब मुझे सोच के बताएं, कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, पड़ी हुई पड़ी हुई है, कंपनी का टर्नओवर कम हो रहा है, क्या रीजन हो सकती है? क्या रीजन हो सकती है? शाबाश शाबाश, क्विकली क्विकली। सिस्टम ने उसको बतानी है रीजंस, मगर मुझे आप बताएंगे, मेरे सिस्टम तो आप हैं। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, वैल्यूएशन में इशू हो सकता है, स्लो मूविंग स्टॉक हो गया, डैमेज स्टॉक हो गया। भाई एम्प्लॉय की सैलरी 50,000, 55,000, 60,000, 58,000, 45,000, एकदम से 9 लाख। सिस्टम कहेगा यार पागल हो गया, देखो ये कौन है। फिर आपने सवाल करने हैं, डायग्नोस्टिक्स में आपने क्या करने हैं? सवाल करने हैं कि भाई वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये नॉर्मल रेंज से बाहर है, क्यों ये नॉर्मल रेंज से क्या है, बाहर है। फिर आता है मेरे पास प्रिडिक्टिव। कौन सा? प्रिडिक्टिव। अब प्रिडिक्टिव में क्या होता है, हम डिफरेंट मॉडल्स यूज करते हैं, हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, हम लोग मशीन लर्निंग की बात करते हैं, कुछ मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछले 5 सालों की सेल्स देख के कंप्यूटर ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि यार जुलाई की सेल्स एक्सपेक्टेड होनी चाहिए 20 मिलियन, और अगर एक्चुअल सेल लिखी हो 35 मिलियन, तो सिस्टम देखेगा कि यार ये डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आ गया है, और कहेगा ऑर्डर को इंस्पेक्ट करो, इन्वेस्टिगेशन करो इस एरिया की, क्यों 20 से एकदम से 35 पे कहानी आ गई। और जो मशीन लर्निंग है, जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग क्या करेगा? ये एडवांस लेवल है। मशीन लर्निंग ये करेगा, कंप्यूटर खुद सस्पिशियस पैटर्न्स को तलाश करेगा, खुद सस्पिशियस जो पैटर्न्स होंगे उसको तलाश करेगा, उनका बिहेवियर देखेगा, और कहेगा कि जनाब बाकी सारी ट्रांजेक्शन छोड़ दो, ये 30 ट्रांजेक्शन्स को 100% जाके वेरीफाई करो। तो ये एट अ टाइम आपको एक अच्छा सैंपल लेने में भी हेल्प कर सकते हैं, आपको अच्छा सैंपल तलाश करने के अंदर भी हेल्प आउट कर सकते हैं। और यू गेटिंग माय पॉइंट? मशीन लर्निंग के थ्रू आप एक अच्छा सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। याद है मैंने आपसे कहा था कि हम लोग कोई मॉडल यूज करते हैं सैम्पलिंग के अंदर, स्टैटिस्टिकल के अंदर। याद करने कहा था ना कि हम कोई मॉडल यूज करते हैं सैंपल साइज निकालने के लिए, पर्चियां निकाल, तो व्हाई डोंट वी यूज मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग हमें सिर्फ वो एरियाज निकाल के देगी जहां पे गैप्स, जहां पे मसले हैं, जहां हाँ जी ये प्रिस्क्रिप्टिव में कहानी चली जाएगी। ओके, गॉट द पॉइंट? चले जी, प्रिस्क्रिप्टिव ये होता है कि अब फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। प्रिडिक्टिव उसने बता दिया कि फ्यूचर में ये हो सकता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है कि अब ऑल्टर को क्या करना है। तो हमने जो वर्ड्स पढ़े, नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा डाटा एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या था? डाटा को सिस्टम से निकालना। हम लोगों ने पढ़ा डाटा वैलिडेशन, चेक करना कि डाटा कंप्लीट है या नहीं। डाटा क्लीनिंग, साफ करना, मिसिंग डाटा को पूरा करना, डुप्लीकेट को ठीक करना। ट्रेंड एनालिसिस, टाइम के साथ चेंजेस को देखना।
रेशियोज कंपैरिजन करना, फोरकास्ट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, मशीन लर्निंग के थ्रू एरर्स और हिडन फ्रॉड्स को निकालना। ओके, यहां तक ओके हो गया कहानी? जी मुझे बताइए, यहां तक ओके? फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और आपसे पूछूंगा, टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अब बारी आ गई कि मैं आपको दराज की एक कहानी सुनाऊं, मगर उसके लिए पहले आप कंफर्म करेंगे आपको सारी बातें आ गई। चलो अब आपने अज्यूम कर लेना है कि आप एक ऑनलाइन स्टोर या दराज या अमेजोन का ऑर्डर करें। अपने दिमाग में बिठा लें। तो जब भी आप ऑर्डर करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? नंबर वन, रिस्क को तलाश करना। नंबर टू, कंट्रोल्स को देखना। नंबर थ्री, फ्रॉड पकड़ना। नंबर फोर, एविडेंस को डॉक्यूमेंट करना। ये आपके चार मेन काम है: रिस्क, कंट्रोल्स, फ्रॉड, एविडेंस। रिस्क, कंट्रोल, फ्रॉड, एविडेंस। ठीक। अच्छा, अब आ जाए सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाइंग ऑडिट रिस्क। यानी कि अब आपने रिस्क को ढूंढना है। नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो होती हैं 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। नॉर्मली जो टाइमिंग्स होती हैं वो होती हैं, सुबह 9 बजे स्टोर खुलता है, शाम 6 बजे स्टोर बंद हो जाता है। मगर कुछ ट्रांजैक्शंस रात के 2 बजे हो रही हैं, 3 बजे हो रही हैं, 4 बजे हो रही हैं। तो सिस्टम आपको ये कहेगा कि यार ये स्ट्रेंज टाइमिंग्स है, अनयूजुअल टाइमिंग्स हैं, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस लग रही हैं। तो यहां पे फ्रॉड का रिस्क हो सकता है, या हो सकता है कि कोई बंदा लेट आवर्स के अंदर सिस्टम में एंटर हुआ हो, चुपके से, चोरी चोरी, अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस। अच्छा, एग्जाम्पल टू सुने। एग्जाम्पल टू सुने। आप ऑडिटर हैं, ठीक है। आपने देखा कि यार कस्टमर हर महीने ऑन एवरेज 50,000 पे करता है। अचानक उसने 20 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। आपका दिमाग सनकेगा या नहीं, खड़केगा कि नहीं, कि कहाँ 50,000 और कहाँ एकदम से 20 लाख? दिमाग खराब होने के चांस है या नहीं है? इसका मतलब है कि अब कस्टमर का पैटर्न चेंज हो रहा है। कस्टमर का क्या चेंज हो रहा है? पैटर्न चेंज हो रहा है। अच्छा, तीसरी बात सुनो। एक ही बंदा इनवॉइस बनाता है, एक ही बंदा अप्रूव करता है, और वही बंदा पेमेंट भी ले लेता है। दिमाग खराब होगा आपका कि नहीं होगा? बीइंग ऑडिटर, जब आप देख रहे हैं कि तीन काम एक ही बंदा कर रहा है, दिमाग खराब होने के चांस है या नहीं है? हाँ, इसका मतलब है कि सेग्रीगेशन नहीं हो रही। अच्छा, अगली बात सुने। सेल्स सिस्टम का डाटा ठीक से डेटाबेस में नहीं जा रहा। करेक्ट डाटा डेटाबेस में ट्रांसफर नहीं हो रहा, बीच में एरर आ जाता है, कुछ डाटा जाता है, कुछ नहीं जाता। तो मैं कह सकता हूं कि डाटा कंप्लीटनेस के साथ रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं ना। ठीक। अच्छा, अब जरा कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं कंट्रोल्स की। आपको पता है ना, कुछ कंट्रोल्स होते हैं जिनको हम प्यार से कहते हैं ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था परचेज ऑर्डर मैच होनी चाहिए किससे? परचेज ऑर्डर किससे मैच होनी चाहिए? इनवॉइस से। इनवॉइस किससे मैच होनी चाहिए? गुड्स रिसीव रिपोर्ट से, याद है? तीनों डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच हो जाने चाहिए। अगर ये मैच ना हो रहे हो, पेमेंट रिजेक्ट हो रही हो। इसी तरह कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सेस के लिए होते हैं। अगर वो एक्सेस कंट्रोल्स हर एक के पास आ जाए,
तो डोंट यू थिंक कि जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसके ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए? हो गए ना? यस, बिल्कुल हो गए। तो बीइंग ऑडिटर अब आप उन तमाम एरियाज के ऊपर काम करना शुरू करेंगे सपोर्टेड बाय आईसीटी। जितने भी मैनुअल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, अब आपने अपना काम करना है विद विद द सपोर्ट ऑफ आईसीटी। अब आप क्या करेंगे? आप वर्क फ्लोज बना के देंगे। आप कहेंगे यार देखो, जो भी ट्रांजैक्शन 5 लाख से ऊपर हो रही है ना, अप्रूव होनी चाहिए। आप चेक करेंगे कि क्या वो अप्रूव हो रही है या वो नहीं हो रही। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग का। वो क्या होता है कि जितनी भी अनयूजुअल चीजें हैं ना, उसकी रिपोर्ट बना के दो। जितनी भी अनयूजुअल चीजें हैं उसकी क्या बना के दो? रिपोर्ट बना के दो। तो जो डुप्लीकेट पेमेंट्स हो रही हैं, जो नेगेटिव इन्वेंट्री आ रही है, जो लार्ज ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसकी अलग से रिपोर्ट बननी चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा? ऑडिटर को कंटिन्यूअसली ध्यान में रहेगा कि यार इनका जो है वो ऑडिट मुझे जरा अच्छे तरीके से करना है। वो उसको बार बार अलर्ट मिल रहा होगा, डैशबोर्ड को बार बार देख के वो जागता रहेगा। डैशबोर्ड को बार बार देख के वो क्या करता रहेगा? वो जागता रहेगा। तो आइडेंटिफाइंग ऑडिट रिस्क, कंट्रोल्स वाली बात, आईसीटी वाली बात, मॉनिटरिंग वाली बात, ये सारी हम लोगों ने कर ली है। अब हम आखिरी पेज पे आ रहे हैं। अब हम इसके फायदे देख रहे हैं और मसले देख रहे हैं। फायदे बहुत आसान है। बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, रिस्क जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है, हमारा टाइम बचता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है, एफिशिएंसी हमारी बेहतर होती है, सेंसिटिव डाटा हमें जल्दी एनालाइज होकर मिल जाता है, अच्छे से फ्रॉड को डिटेक्ट कर लिया जाता है, हमें वैल्यू मिलती है। तो आपको ये सारी बातें लाइन बाय लाइन क्रैम करने की हरगिज जरूरी नहीं है। आप इसको शॉर्ट में याद रख लें। मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये 3 से 5 नंबर तक का सवाल पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा, या वो चैलेंजेस को टेस्ट कर लेगा 3 से 5 नंबर के लिए। चैलेंजेस क्या है? क्लाइंट कॉपरेट नहीं करता, प्राइवेसी इश्यूज हैं, सिस्टम कंपैटिबल नहीं होता, स्टाफ के स्किल्स में मसले आ सकते हैं, डाटा रिलायबल नहीं होता, डाटा स्टोरेज में मसला आता है, एक्सपेक्टेशन गैप, वो कुछ समझते हैं हम कुछ काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं होती। और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी आपको पता है कि जो चीजें की गई हैं उनको साथ साथ क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, कौन सा सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, कौन सी एक्सेप्शंस हैं, क्या रिजल्ट है। नीचे ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने यूज की थी, आप इनको पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। डन। तो इस टॉपिक से एक अच्छा सवाल बन सकता है, और इंशाल्लाह मैं वो सवाल आपको मॉक में दूंगा। ठीक है? मॉक जो आपका होगा ना, इस दफा का बहुत टेढ़ा बनाऊंगा। वो मजे का होगा ताकि आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग फील आए। बेशक उसमें फेल हो जाए, डजंट मैटर, मगर आपको करना है वो मॉक। ठीक है? एग्जाम से ठीक 2 हफ्ते पहले। एग्जाम से ठीक 2 हफ्ते पहले आपका मॉक होगा। चलिए जी, क्लास को एंड करते हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से हम लोगों ने रिस्क एंड फ्रॉड के ऊपर बहुत सारी बातें करनी है। और उसके बाद उस वीक के एंड पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। देन 20th से फिजिकली हम लोग 1 वीक की वर्कशॉप करेंगे फॉर ड्राफ्टिंग पर्पसेस। जो हजरात फिजिकल नहीं आ सकते, वो उसकी रिकॉर्डिंग से फायदा उठा सकते। डन। जी जी, ऐसा हम कर सकते हैं। चलें जी, ओके हो गया। चलिए, मैं पोर्टल पे भी अपलोड करवाने की भरपूर कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं यूट्यूब का लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।